Hello everyone, my name is Gautam Chaudhary and I have secured All India rank 45 in November 22 attempt with an aggregate score of 596 out of 800. मेरा नाम है केशव गुप्ता और मैंने ऑल इंडिया रैंक 45 सिक्योर की थी सीए इंटर में 23 में और मेरा टोटल स्कोर था 597। So आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जहाँ नेविगेटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू सीए इंटर। सो सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन फेज में बेसिकली जो स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है बिकॉज जहाँ पे सीए फाउंडेशन में 400 मार्क्स का रहता है, सो इन सीए इंटर इट इज़ ऑफ 800 मार्क्स वेयर द बर्डन इज हायर, वेयर द सिलेबस इज ऑल्सो हायर। सो आपका क्या राय है इस बारे में? जी ऐसा होता है। एक्चुअली सीए फाउंडेशन से जब अपन सीए इंटर में आते हैं तो कोर्स बढ़ जाते हैं, कुछ नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं जो अपन ने फाउंडेशन में पढ़े नहीं होते। फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, यहाँ पे थ्योरी पेपर्स हो जाते हैं सारे, इसमें ऑब्जेक्टिव 30% रह जाता है कुछ, और सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है और इन डेप्थ भी बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक इन फाउंडेशन अकाउंटिंग रहेगा तो बेस लेवल पे बताते हैं, बट इन इंटर वो एएस सारे एएस कवर हो जाते हैं। करेक्ट? हाँ, फाउंडेशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इंटर में एएस पे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर वो डायरेक्ट अपने से एएस के स्टेटमेंट्स एनालिटिकल स्किल्स, लाइक दे चेक आवर एनालिटिकल स्किल्स आल्सो ना। यस, एनालिटिकल स्किल्स भी वो लोग चेक करते हैं ऑडिट के पेपर्स, और इनमें केस बेस्ड स्टडीज देते हैं और अपने को फिर आंसर देना होता है उस पर। यस, तो आपने देखा जैसे माइंडसेट एक स्टूडेंट का फ्रॉम सीए फाउंडेशन टू सीए इंटर पूरा चेंज हो जाता है, जहाँ पे उसको न्यू स्किल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। सीए फाउंडेशन से इंटर में आने पर सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, इसमें टैक्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, टैक्स अकेला खुद बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, वो 60-40 के ब्रेकअप्स में रहता है, और इसके अलावा ऑडिट रहता है पूरा थियोरेटिकल, लॉ भी पूरा ही रहता है। फाउंडेशन में तो 40 मार्क्स का बीसी के रहता है। यस, तो मतलब लॉ बेसिकली पहले 60 का था, फिर वो 100 का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता साइज। फिर कंपनीज एक्ट का भी देखेंगे तो बेस बनाते हैं लॉ में इन फाउंडेशन, बट इन इंटर वो बेसिकली 148 सेक्शन तक कवर कर लेता है। ओके, इन डेप्थ में उनको पढ़ना होता है, और एएस आ जाते हैं बहुत, 20 एएस अपन इंटर में कवर करते हैं नियरली। सो उसमें इन डेप्थ बहुत हो जाता है, लाइक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है, उसको बहुत डिटेल तरीके से और कंटिन्यूसली स्टडी करके ही कर सकते हैं। जैसे ही अपन फाउंडेशन से इंटर में आते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है और समय कम रहता है। 8 मंथ्स में उतना वास्ट सिलेबस कवर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग टाइमिंग से चलना होता है। क्यों? यस, हाँ, जैसे टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर वास्ट सिलेबस है एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, सो लिमिटेड टाइम में वी नीड टू फर्स्ट लर्न कॉन्सेप्ट, देन रिवाइज एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इट, एंड इन environment of examination we need to give papers like MTP and RTP, so वो सबको मैनेज करना within the time is very important। मैंने इंटर की तैयारी प्लान बना के मंथली प्लानिंग टाइम टेबल बना के की थी। आपने कैसे? अच्छा, मैंने तो बेसिकली एक टाइम टेबल बना दिया था कि आई विल कंप्लीट माई सिलेबस इन 1 month एंड आई विल डू रिविजन लाइक इन अगस्त, लाइक लास्ट 2 to 3 months आई यूज्ड टू कीप इट सिक्योर फॉर माई रिविजन एंड लास्ट 1 month फॉर RTP एंड MTP सॉल्विंग। जैसे सबको पता है, सब एक मिथ है कि सीए की कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, बट हर सीए और सीए एस्पिरेंट की सोशल लाइफ होती है, हम लोग को मालूम है बिकॉज हम लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किया करते थे? मैं एक्चुअली क्रिकेट खेला करता था, इसके अलावा थोड़ा इंटरनेट पर कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में सर्च करना, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ते रहना, और ये सब करते थे। ओके, मेरे टाइम पे तो मैं आई यूज्ड टू ड्राइंग, लाइक आई लव ड्राइंग। सो जब भी मेरा माइंड थोड़ा सा लगता है प्रेशराइज्ड है या स्ट्रेस्ड है, सो आई यूज्ड टू ड्रॉ और लाइक गो आउटसाइड, गो हैव अ वॉक, एंड अदर टाइम आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसके लिए अपने को माइंड फ्रेश होना काफ़ी ज़रूरी है। अपने इंटर के टाइम टेबल में सम स्पेस रखनी चाहिए। यस, जैसे पूरा दिन पढ़ते रहोगे तो फिर माइंड तो फिर हो गया, इसके लिए थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। करेक्ट? डेली प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। मैंने इंटर में सबसे
मेजर चैलेंज जो फेस किया उसमें सेक्शन में टेक्स्ट में क्या लिखा है और कौन सा रेट और सरचार्ज कब यूज हो रहा है ये आपको याद रखना बहुत डिफिकल्ट पड़ता ओके है। लाइक रिमेम्बरिंग स्किल्स। यस यस, तो उसमें लाइक सेक्शंस के रेट होते हैं, प्रोविजन का बेसिकली सेक्शन नंबर होता है, वो आपको याद नहीं रहता था, करेक्ट? यस। तो फिर आपने कैसे उसको किया मेमोराइज? एक्चुअली आई रीड इट थ्राइस 4 times 5 times करके उसको एनी हाउ आई लर्न दैट पार्ट। ओके, सो मैं तो क्या करता था, उनको सबको सब सेक्शंस को एक जगह लिख लेता था और फिर अपने स्टडी टेबल के इन फ्रंट ऑफ स्टडी टेबल रख देता था, ताकि जब भी मैं देखूँ तो मेरे सारे सेक्शन रिवाइज होते रहे। सो एक समराइज शीट बना देने का, लाइक इन TDS और TCS सेक्शंस देयर आर मोर देन 30 to 40 सेक्शंस, सो आई यूज्ड टू समराइज इट एंड लर्न इट। रीड मैंने तो ऑडिट के लिए 5-6 बार किताब पढ़ी थी ताकि वो याद आ जाए, और कंटिन्यूसली मतलब मॉड्यूल को रीड करना चाहिए 4-5 टाइम्स ताकि एग्जाम के समय आपको वो याद आता रहे। एंड ऑल्सो नोट्स बनाने चाहिए, हाँ। बिकॉज नोट्स फिर वो फाइनली रिवाइज करने में काम आता है, बिकॉज वी हैव रिटन बाय आवर ओन, सो वो याद रहता है बेसिकली एंड टाइम तक। जैसे डेली I used to revise law and audit like theory subjects at day end, where I used to complete all my lecture watching, and after that I used to make like notes of that and also revise multiple times. Every day I used to revise the theory subject twice a day. And for yours? एक्चुअली सबसे पहले तो इंटर में आते बराबर कोचिंग ज्वाइन करके जो अपना डेली का लेक्चर होते थे वो पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंटली कवर करना, उसके बाद जो टीचर ने असाइनमेंट्स दी उनको टाइमली कंप्लीट करना विद इन डे। हाँ, विद इन डे, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। सो वी शुड नॉट क्रिएट बैकलॉग। और उसके बाद रिवाइज करना है सेम डे, जो टॉपिक टीचर्स ने पढ़ाया है और नहीं हो पाता तो उसको वीक एंड तक तो कम से कम 1 टाइम रिवीजन पे लेना है। ओके, सो आपने कितने रिवीजन्स किए थे एट एंड? एट एंड मोस्ट सब्जेक्ट इन थ्योरी सब्जेक्ट आई हैव 4-5 रिवीजन एंड प्रैक्टिकल 2-3 रिवीजन्स। ओके, सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वर यू राइटिंग ऑल सम्स और टिकिंग? Like I used to write all the sums. Okay, so in theory subject I used to solve MTP RTP? Yeah. So how many time before, like कितने महीने पहले? Actually I just started 2-3 months before solving 3 months before the exam solving RTP and MTPs to know how can we write proper answers. Okay. आपने कैसे किया था? मैंने तो like in RTP and MTP I used to solve with in theory subject with I used to study, and MTP RTP I used to solve within when the chapter closes I used to solve it, and at the end of the syllabus when it covers I used to solve MTP. लॉ के लिए रिटर्न रिवीजन लगते हैं क्योंकि एग्जाम में जाके अपन एकदम आंसर नहीं लिख पाते, इसलिए लॉ को 2-1 बार रीड करके उसके क्वेश्चंस MTP RTP में देख के उसके आंसर लिख के फिर चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। ऐसे मैंने किया था। ओके, तो रिवीजन टेक्निक आपकी ये थी? हाँ। और टैक्स के लिए भी मेजरली रेट्स लिख के तो याद करने की कोशिश की थी। ओके, सो आप टैक्स के सम कैसे सॉल्व करते थे? लाइक 20 मार्क्स सम्स which were used to come in first? Actually first I have studied full text का first chapters, then first question को देखते उसके बाद सबसे पहले उसमें income under that business and profession वाला पहले find करने की कोशिश करते और उसके फिर notes क्योंकि वो majorly cover करता था। हाँ, actually so वो important chapter था, correct? So in costing, accounts and advanced account like subject, I used to make an index where all the questions were solved, and I used to cross-reference it with the page number of that. So at the end, at the time of revision, I don't used to solve again that same question. I used to only do tick method where all questions I have given cross-reference. So I used to go to that page and do ticking very fastly. So it would save my time. So for practical subject you should prefer to it, and for theory subject मैंने तो अपने खुद के नोट्स बनाए थे तो उसको ही मैं कवर करता था, उसको ही रीड करता बार बार। और टेक्स्ट बुक जहाँ तक कि मॉड्यूल्स की बात रही, मॉड्यूल्स तो रीड करना ही है पहले। स्टडी मटेरियल्स तो बेसिकली एक तो ICI का मॉड्यूल तो आता ही है, उसके साथ साथ हम लोग को अनअकैडमी कोचिंग में इन CA इंटर एंड CA फाउंडेशन दे यूज्ड टू प्रोवाइड देयर रिसोर्सेज, सो आई यूज्ड टू यूज दैट, बट फॉर लॉ सब्जेक्ट आई यूज्ड टू मेक अनदर माय ओन नोट्स, बट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई यूज्ड टू टेक क्वेश्चंस ऑफ द एजुकेटर व्हिच दे प्रोवाइड्स। मैंने एक्चुअली CA इंटर में जो भी सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूल पढ़ना है,
उसके बाद जो भी नोट्स टीचर ने दिए उसको तो करना ही है, और सेम टाइम उन्हें क्लास में जो समझाया और उसमें कुछ अपन हैंड रिटन नोट्स बना सकते तो वो भी करना। यस, मतलब क्लास के साथ साथ बनाते थे नोट्स। इंटर में टीचर्स जब एक्चुअली जब पढ़ाई करते समय अपन बहुत डिप्रेस हो जाते हैं तो मेंटर्स मदद करते हैं। एक्चुअली एजुकेटर्स कोचिंग की बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो इतना बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए कोचिंग लग सकती है आप लोगों को, और उसके बाद टीचर जब आप डिप्रेस होते हैं तो दे में गिव बूस्ट टू योर थॉट्स, एनहांसिंग, दे गिव मोटिवेशन फॉर अस। वो समय समय पे मेंटरशिप लेक्चर, प्लानिंग, हाउ टू प्लान फॉर द एग्जाम्स, ये सब बता के आप लोगों को मदद करते हैं। यस, मेंटर्स तो है ही, लाइक एजुकेटर्स एंड टीचर्स, बट अपने मॉम डैड्स वो भी बहुत हेल्प करते हैं। लाइक व्हेन यू फील डिप्रेस एज यू सेड, सो वो हेल्प करते हैं लाइक कि बेटा पढ़ाई नहीं होगी, टेंशन मत ले, कल कर लेना। सो इट गिव अस लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। सो मेंटर्स आर वेरी important as mom and dad. Actually it depends on the individual who is taking. Maybe he might require coaching for 1 or 2 subjects and he can individually self पे वो 5-6 subjects भी कर सकता है. It depends on person to person. Yes, जैसे किसको self evaluated base पे भी कर सकता है, और he can do coaching also. Like in foundation I used to do my law and BCR. You were through self evaluation basis and other subject from an academy. And in CA Inter? In CA Inter I used to take lectures for all the subjects from an academy. आपने CA Inter कैसे किया था? मतलब सारे टीचर्स के लेक्चर से लिए थे या कुछ Yes, से कुछ मैंने सारे अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं उनसे ही किए थे। तो CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए तो मेरी एक ही एडवाइस है कि बिकॉज जो ये CA फाउंडेशन की स्टडी इज़ अ बेस फॉर CA इंटर एंड CA फाइनल पेपर एंड देन देयर फॉर देयर फ्यूचर्स। सो CA फाउंडेशन का जो भी नॉलेज है वो बेस है, तो उसको एकदम करेक्ट तरीके से पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं रट्टा मार दो और ख़त्म कर दो, नहीं, वो आगे बहुत काम आएगा। तो आपकी क्या? मेरे CA फाउंडेशन वालों की ये है कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में भी आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें और उस ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जब टीचर समझा रहे तो उस पर ध्यान रखें। यस, डोंट टेक इट लाइट, नहीं तो फिर अदरवाइज it may lead to fall. So as a future chartered accountant, you must have a good communication skill. अभी मैं जैसे आर्टिकल शिप कर रहा हूँ उसमें मैं देखा कि most of the articles की communication skill अच्छी नहीं होती. They have theoretical knowledge but communication skills अच्छी नहीं होती. CA इंटर वालों के लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके कंसिस्टेंटली पढ़िए, बैकलॉग क्रिएट्स मत होने दीजिए, और एग्ज़ाम मटेरियल, ICI के मटेरियल, एग्ज़ाम के जितने भी वो MCQ प्रैक्टिसेस देते हैं वो सबको करिए तो पेपर थोड़ा इजी बन सकता है। So that's all for today. Thank you everyone for watching this video, and if you like the video then do like it, share it and subscribe Unacademy CS Squad.